नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनामिक्स स्टडीज़ में। आज हम इस वीडियो के अंदर नागरिकता संशोधन अधिनियम जितने भी हुए 1985 के बाद वाले वो अपन सब समझेंगे। अपन ने पिछली वीडियो के अंदर असम समझौते के क्लोज 5 के अंदर जो लिखा हुआ था उसका संशोधन करके 1985 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में लिख दिया गया था। इसके पश्चात श्रृंखला में जितने भी नागरिकता अधिनियम में संशोधन हुए वो सारे हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और अपन इसमें कवर करने के साथ साथ अपन ये यहाँ भी देखेंगे कि भारत के अंदर कानून का विकास किस तरह नागरिकों के हित के लिए होता गया, जिससे कि नागरिकों के अंदर जो असमानता थी उसको धीरे धीरे कानूनों के माध्यम से खत्म किया गया। तो अपन नागरिकता संशोधन अधिनियम की यहाँ बात कर रहे हैं। 1985 के अंदर असम समझौते के समय अपने प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, उनकी हत्या हो गई थी 21 मई 1991 में। ये लिट्टे वाला एक काम था। ये राजीव गांधी जी की हत्या के बारे में एक अलग से अपन सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि किस प्रकार राजीव गांधी जी की हत्या को अंजाम दिया गया था। और इसके बाद में 1991 में क्या हुआ कि पीवी नरसिम्हा राव जो थे कांग्रेस से, ये प्रधानमंत्री बने। अब ये प्रधानमंत्री बन गए और 1985 का जो संशोधन हुआ था उसके अंदर असम समझौते की बातें जोड़ दी गई थी। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में क्या हुआ था कि सेक्शन 3 जो थी नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 जो थी उस जो कहती थी कि जन्म के हिसाब से नागरिकता दी जाएगी। मतलब अपनी जो नागरिकता अधिनियम 1955 था उसके अंदर धारा 3 के अंदर यूस ओलाई वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो अपन ने पढ़ा था नागरिकता के अर्जन के अंदर 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, यूस ओलाई और यूस सैंग्विनिस वाला कॉन्सेप्ट। तो पहले जो था 1986 के पहले तक क्या था, यूस सोलाई वाला कॉन्सेप्ट जो था कि कोई भी बच्चा अगर भारतीय भूभाग पर पैदा होगा तो उसे भारतीय नागरिकता दी जाएगी। तो इसमें बदलाव किया गया 1986 में और क्या कह दिया गया कि अब कोई भी बच्चा, कहा गया कि कोई भी बच्चा अगर भारत का नागरिक तभी होगा जब उसका जन्म भारतीय भूभाग पर होगा और तब उसके माता पिता या दोनों में से कोई भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी उसे भारतीय नागरिकता दी जाएगी। मतलब क्या हुआ 1986 के अंदर मुख्यतः अपन कह सकते हैं कि जो यूस ओलाई का कॉन्सेप्ट चलता हुआ आ रहा था भारत के अंदर उसे खत्म करके यूस सैंग्विनिस का कॉन्सेप्ट लागू कर दिया गया। तो ये हुआ था नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अंदर। इसके पश्चात क्या हुआ 1992 के अंदर राष्ट्रीय महिला आयोग बना। और अपन एक बार देखें तो अपन ने पिछली बार पढ़ा था कि जो नागरिकता अधिनियम की धारा 4 जो थी, जो वंशक्रम के आधार पर कोई पिता अगर विदेश में रह रहा है, उसके अगर बच्चा हुआ वो अपने बच्चे का अगर 1 साल के भीतर वहाँ की दूतावास में जाकर रजिस्ट्रेशन करा देता है तो उसके बच्चों को भारतीय नागरिकता देने की बात कही गई थी। तो वहाँ पे केवल पिता का उल्लेख था। तो महिला आयोग ने क्या किया, ये मामला उठाया और इनके कारण क्या हुआ, इनकी पहल के कारण क्या हुआ, फिर एक और संशोधन करना पड़ा 1992 के अंदर, और जिसके अंदर वंशक्रम के आधार पर जो नागरिकता दी जा रही थी उसके अंदर बदलाव किया गया। अब क्या कहा गया कि अगर कोई भी बच्चा विदेश में पैदा होगा और अगर उसकी माता भारतीय है तो वह 1 साल के भीतर अगर उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा देगी तो उसे भी नागरिकता दी जाएगी। मतलब कहने का अर्थ क्या है, जहां पहले धारा 4 के अंदर नागरिकता अधिनियम में केवल पिता का उल्लेख किया गया था, अब वहां माता को भी जोड़ दिया गया है कि अगर माता भी है और विदेश में उसके अगर कोई बच्चा हुआ है तो वो 1 साल के भीतर रजिस्ट्रेशन करवा के उस बच्चे को भारतीय नागरिकता प्रदान करवा सकती है। तो ये हुआ 1992 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में। अब इसके बाद में क्या हुआ 1992 के बाद में क्या है कि 1998 से 2004 तक एनडीए की सरकार रही थी। अपने को पता है वाजपेयी जी उस टाइम सरकार को लीड कर रहे थे। एनडीए की सरकार थी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, जिसका बीजेपी मुख्य घटक था। इन्होंने क्या किया, मुख्य तौर पे देखा जाएगा तो उन्होंने क्या किया कि 2000 के अंदर एक संशोधन किया, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट के अंदर इन्होंने संशोधन किया। अपन देखेंगे जो अभी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया, ये एक्चुअल में बीजेपी की कई सालों से पॉलिसी रही है इस अधिनियम को लेकर। तो क्या है कि पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट जो था उसके अंदर संशोधन हुआ सन 2000 के अंदर। ये एक्चुअल में जो एक्ट है वो 1920 का है। इसके तहत क्या कर दिया गया कि अब कोई भी व्यक्ति जो है बिना पासपोर्ट के भारत में है, मतलब जो अवैध पासपोर्ट से है, उसे 5 वर्ष की सजा होगी। पहले मतलब 3 महीने की सजा थी कि अगर कोई भी बिना पासपोर्ट के भारत में है, अगर उसे पकड़ लिया जाएगा तो क्या किया जाएगा कि उसे 3 महीने की सजा दी जाएगी। तो बीजेपी ने क्या किया, सन 2000 के अंदर ये अधिनियम लाए, मतलब संशोधन किया इस अधिनियम में, और उस सजा को क्या कर दिया इन्होंने 3 महीने से बढ़ा के 5 साल कर दिया। देखो पासपोर्ट एक्ट में आपने को कंफ्यूज नहीं होना है, एक और पासपोर्ट एक्ट है 1967 और ये है पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920। तो पासपोर्ट एक्ट 1967 जो है आज भी ये काम होता है। इसके तहत अपना जो पासपोर्ट बनता है वो इसी अधिनियम के तहत बनता है, पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत।
तो अभी अपन ने नागरिकता अधिनियम संशोधन अधिनियम जो 1986 और 1992 देख लिया। अब इसके पश्चात देखो क्या हुआ, 2003 के अंदर संशोधन हुआ। देखो 2003 तक अभी किसकी सरकार है, अपन ने देखा 1998 से लेकर 2004 तक एनडीए की सरकार है। 2003 के अंदर नागरिकता संशोधन अधिनियम में बहुत सारे काम किए गए। मतलब जो नागरिकता अधिनियम 1955 था, जिसके अंदर बहुत सारी खामियां थी, एक तरह से उनको कम कर दिया गया। जैसे कि क्या किया गया कि सेक्शन 2 जो था, धारा 2 के अंदर इलीगल माइग्रेंट्स को डिफाइन कर दिया गया और कह दिया गया कि इलीगल माइग्रेंट्स यानी अवैध प्रवासी, वो सब अवैध प्रवासी है जो बिना वीज़ा के अभी देश में है या जिनके पासपोर्ट का समय खत्म हो गया है, और जितने भी मतलब जो अवैध है प्रवासी है उनको डिफाइन कर दिया गया नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 2 के अंदर। ठीक है, अब धारा 3 के अंदर क्या किया, जैसा कि अपन जानते हैं, अभी अपन ने पढ़ा है धारा 3 के अंदर उस टाइम क्या लिखा हुआ गया था कि भारतीय भूभाग पर अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और अगर उसके कोई मतलब भारत यूँ सोलह वाला कंसेप्ट जो था 1955 में, 1986 में उसे चेंज किया। अभी अपन ने देखा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में धारा 3 में बदलाव किया गया और क्या कहा गया कि माता पिता या उन दोनों में से कोई एक होगा तो भी उसे दे दिया जाएगा। अब 2003 में क्या किया, इसमें संशोधन करके वापस धारा 3 में संशोधन करके कहा गया कि अगर कोई भी बच्चा भारत का नागरिक तभी होगा जब उसके दोनों पेरेंट्स भारत के हो या इनमें से कोई भी इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होना चाहिए। मतलब मुख्यतः शर्त रख दी कि अगर कोई भी दोनों में से एक भी अगर अवैध प्रवासी हो गया तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। क्यों, ये रखने की क्या जरूरत थी। अब एक्चुअल में क्या हो रहा था उस टाइम, जैसे कि कोई भी भारतीय नागरिक है, उसने क्या किया, जो अवैध आप्रवासी थी या था उससे शादी कर ली, अब उनके बच्चा हो गया तो अब उस बच्चे को भारतीय नागरिकता देनी पड़ेगी। तो उस टाइम लोग प्रयास करने लग गए थे कि कैसे भी करके उनकी जो शादी है यहाँ के मूल व्यक्तियों से हो जाए। यहाँ के मूल व्यक्तियों से हो जाएगी तो उन्हें तो नागरिकता मिल ही जाएगी, इसके साथ में उनके बच्चे जो आने वाली जनरेशन है उनको भी नागरिकता मिलेगी। तो इसको देखते हुए भी धारा 3 में सुधार किया गया और कहा गया कि उस बच्चे को तभी नागरिकता दी जाएगी जब उसके माता पिता में से कोई भी इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आने वाली जनरेशन के अंदर जो अवैध आप्रवासियों के बच्चे जो थे उनको रोकने का एक तरह से प्रावधान था। और साथ में क्या कर दिया गया कि धारा 5 और 6 के तहत भी इलीगल माइग्रेंट्स को नागरिकता नहीं दी जाएगी, ये भी लिख दिया। धारा 5 अपन ने देखा था जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता की बात कही गई थी और धारा 6 जिसके अंदर नेचुरलाइजेशन के माध्यम से नागरिकता देने की बात कही गई थी। तो यहाँ भी लिख दिया गया कि जो भी अवैध प्रवासी हैं उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ओसीआई के संबंध में भी नियम बनाए गए जिनको धारा 7A, B, C और D के अंदर मेंशन किया गया। अब ओसीआई क्या है, तो ओसीआई होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब विदेशी भारतीय नागरिकता। देखो एक्चुअल में ओसीआई को अपन छोटे शब्दों में देखें मतलब, तो क्या हुआ कि ये भारतीय मूल के व्यक्तियों को क्या है, दोहरी नागरिकता प्राप्त कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा कुछ योजनाएं शुरू कर दी गई है। क्योंकि जैसे कि क्या है कि अगर कोई बंदा है, अगर भारत का है, किसी विदेश में भी नागरिकता ले रखी है उसने और वो चाहता है कि भारत की नागरिकता मिले, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो कुछ ओसीआई के नियम बनाए गए 2003 में, जिससे कि क्या है कि किसी बंदे के पास अगर वो किसी विदेश की नागरिकता है तो भी वो किसी दूसरे देश की नागरिकता को छोड़े बिना भारत की नागरिकता के बहुत सारे अधिकार जो है वो एंजॉय कर सके। इसके लिए क्या हुआ, इसमें संशोधन किया गया 2003 के अंदर और ओसीआई से संबंधित कुछ नियम बनाए गए। ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इसके लिए कुछ नियम बनाए गए और जिन्हें धारा 7A, B, C, D में मेंशन किया गया। तो एक बार अपन रिवाइज कर ले, धारा 7 क्या थी, नागरिकता अधिनियम 1955 की। उसके अंदर कहा गया है कि राज्यों के समावेशन के अंदर जो उस राज्य के नागरिक होंगे उसको नागरिकता दी जाएगी। अर्थात मतलब कि अगर भारत किसी देश को या किसी टेरिटरी को या किसी क्षेत्र को अपने अधिग्रहण करेगा तो वहाँ के नागरिकों को भारतीय नागरिकता मिलेगी। उसके अंदर ओसीआई के नियम जोड़ दिए और साथ में एक और धारा जोड़ी गई नागरिकता अधिनियम में 14A, और वहाँ पे एनआरसी का जिक्र किया गया। और क्या कहा गया कि केंद्र सरकार को ये शक्ति होगी कि वे नागरिकों का अनिवार्य पंजीकरण करे। नागरिकों का अनिवार्य पंजीकरण करे मतलब वही गिनती करे, देखे कि भाई कितने नागरिक कहाँ पे है। ये केंद्र सरकार को शक्ति दे दी गई थी 2003 के अंदर, जिसे नागरिकता अधिनियम की धारा 14A में जोड़ा गया। तो ये मुख्य तौर पे 2003 के अंदर हुए बदलाव थे। ये अपन ने देख लिए 2003 के अंदर क्या क्या बदलाव हुए। मतलब जो नागरिकता अधिनियम में कुछ खामियां जो थी उसको सुधारा गया एक तरह से। अब इसके पश्चात क्या हुआ कि नागरिकता अधिनियम जो 2003 नागरिकता संशोधन अधिनियम जो था, इसके बाद में नागरिकता अधिनियम आया 2003 जिसके अंदर एनआरसी और एनआरसी के नियम थे। अब इसके बाद में 2004 में क्या हुआ, 2004 में जो फॉरेनर एक्ट था 1946 वाला, उसके अंदर संशोधन किया गया
और क्या कहा गया, इसमें सज़ा के प्रावधान बढ़ा दिए गए। मतलब क्या कहा गया कि अब जो अवैध प्रवासी है उनकी सज़ा और बढ़ा दी गई। और साथ में क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर अवैध प्रवासन में किसी भी तरह की मदद करेगा तो उसकी भी सज़ा बढ़ा दी गई। जैसे कि उस टाइम हो रहा था ना, जैसे अपन ने देखा था कि कुछ कुछ लोग जो थे कहीं अंदर जा रहे थे, किसी को छिपा लेते थे, किसी के साथ क्या कर रहे थे, शादी वादी करके कैसे भी ये फैसला जो था, तो अवैध आप्रवासन में या किसी को मतलब गैर कानूनी तरीके से बाउंड्री पार करवा के भारत में ला रहे थे, तो इसके अंदर उनकी भी सज़ा बढ़ा दी गई। अब 2004 के अंदर एनडीए की सरकार चली जाती है और 2004 के अंदर यूपीए की सरकार आती है। यूपीए मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की सरकार आती है। मनमोहन सिंह की सरकार आई 2004 से, और अपने को पता है 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह की सरकार रही। और एक संयोग की बात क्या, अब देखो केंद्र में भी किसकी सरकार हो गई, यूपीए की, मतलब मुख्य तौर पर कांग्रेस की सरकार हो गई केंद्र में भी। इसके साथ ही क्या हुआ, उस टाइम असम के अंदर भी सन 2001 से लेकर 2016 तक जो था कांग्रेस की सरकार थी। तरुण गोगोई उस टाइम वहाँ के सीएम थे इस टाइम। तो देखो दोनों जगह कांग्रेस की है। और मुख्य तौर पे क्या हुआ, इस टाइम कांग्रेस जो थी इनको अपना वोट बैंक मानती थी, तो कांग्रेस ने यहाँ चुप रहना ही ज़्यादा सही समझा कि ये जो इस टाइम है उनको चुप रहने में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि आगामी चुनाव उन्हें जीतने थे और उनको ये अपना वोट बैंक की तरह काम आता था। तो 2014 तक इसके ऊपर कोई इतनी खास बात नहीं हुई। अब इसके बाद में क्या हुआ, 2005 के अंदर अपन ने देखा आईएमडीटी खारिज हो गया था। अपन ने पहले ही देखा, ये आईएमडीटी क्या था, इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1983 जो आया था, जो इंदिरा गांधी लाई थी कि भाई जो इलीगल माइग्रेंट्स अवैध आप्रवासी उनको हटाने के लिए, जिसके अंदर कुछ शर्तें थी कि हर एक आदमी के लिए 2 होनी चाहिए, 2 FIR आनी चाहिए, 25 रुपये उसकी वो शर्त थी। इसके अलावा बहुत सारे जो थे 3 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए। तो सर्बानंद सोनोवाल जो थे उन्होंने क्या किया, एक रिट दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, फिर 2000 में और 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया था। अब 2005 के अंदर नागरिकता संशोधन अधिनियम आया। देखो कांग्रेस ने इतना कुछ किया नहीं, लेकिन कुछ थोड़ा सा बवाल मस्ता वो छोटा सा काम कर देते, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 आया। ये कांग्रेस की यूपीए की सरकार में आया, मनमोहन सिंह की सरकार में। इन्होंने क्या किया, ओसीआई की कुछ सुविधा बढ़ा दी। ओसीआई मतलब वही ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब क्या है, मुख्य तौर पर उनको और थोड़ी अधिकार दे दिए गए। और साथ में क्या है कि अब देखो ये यहाँ तक ओसीआई की सुविधा बढ़ाई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार चली गई। देखो अब कांग्रेस की सरकार गई और कांग्रेस के टाइम तो ये मुख्य तौर पे चुप ही रहा, मामला इतना उछला नहीं। जैसे ही अब बीजेपी की सरकार आई, और अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट, देखो एक होता है जुडिशियल एक्टिविज्म, जब सरकार कुछ करती नहीं है ना तो न्यायिक सक्रियता आ जाती है। इसे हिंदी में न्यायिक सक्रियता कहते हैं। मतलब फिर क्या है कि न्यायालय जो है अपना, सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्शन कर लेने लगता है। तो और सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार आता है। अधिकार कहाँ से आता है, अनुच्छेद 144 के तहत आता है। अनुच्छेद 144 क्या है, न्यायालय को ये अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट का कि भारत राज्य क्षेत्र के सभी सिविल तथा न्यायिक प्राधिकरण यानी अथॉरिटीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की सहायता में काम करने के लिए बाध्यता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुम हमारा ये काम करो तो करना ही है। तो जब ये वापस असम के अंदर ध्यान नहीं दिया जा रहा था और अवैध अप्रवासियों की जो संख्या थी वोटर लिस्ट में बढ़ती जा रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार अब तुम्हारे को जल्दी से जल्दी क्या है, वापस एनआरसी करनी पड़ेगी असम की। तो 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया था और 2015 में गवर्नमेंट आ गई थी नरेंद्र मोदी जी की। और इन्होंने क्या किया, फिर 2015 के अंदर असम का वापस एनआरसी स्टार्ट किया सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। और ये कहा गया जुडिशियल एक्टिविज्म हुई और होने की ज़रूरत थी, क्योंकि धीरे धीरे अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रवासियों की संख्या हो गई थी और आने वाले समय में इस पर खतरा दिख रहा था। तो ये एनआरसी स्टार्ट करने का, और ये जो एनआरसी हुई अगस्त 2019 के अंदर जाकर पूरी हुई। अब अगस्त 2019 के अंदर पूरी होने के पश्चात अब यहाँ तक अपन ने समझ लिया एक्चुअल में कि क्या है मामला, क्या चल रहा है यहाँ पे, कि किस तरह मतलब धीरे धीरे इसके अंदर संशोधन होते होते 2019 तक की सिचुएशन बनी। और अब 2019 के अंदर जो नागरिकता संशोधन अधिनियम हुआ, जिसके अंदर जो 6 धर्मों के लोग थे उनको छोड़कर जो हुआ, इसके बारे में अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक मेरा मानना है कि आपको सही तरीके से समझ में आया होगा कि किस प्रकार कानूनों का विकास हुआ जो नागरिकों के हित में था। एक तरह से जो धारा 3 के अंदर माता, जहाँ पहले पिता का उल्लेख था, वहाँ माता का उल्लेख किया गया। इस तरह लैंगिक असमानता और जो कुछ भी मतलब जो धारणा है या फिर जो चीज़ें भारतीय कानून के अंदर गलत थी उसको सही किया गया। तो इसी के साथ अपन इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अपन अगली वीडियो के अंदर जो CAA 2019 था उसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि CAA 2019 में क्या किया गया। और नरेंद्र मोदी की ये पॉलिसी जो थी, अभी आपको बता देते हैं, ये 2015 से CAA पर काम करते आ रहे थे, जो 2019 में लाए हैं। ये तब उस टाइम किसी का ध्यान नहीं गया था, धीरे धीरे इन्होंने ये काम किया था। 2015 से इन्होंने अपना ये काम स्टार्ट कर दिया था। तो इन सब के बारे में अपन अभी अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि CAA 2019 क्या है।
और इसके पश्चात अपन देखेंगे कि क्या CAA 2019 न्यायालय में टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, क्या लागू हो गया या नहीं हो गया, इससे किसी की नागरिकता जाएगी या नहीं जाएगी, इन सब के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो का यही एंड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।